गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मौर्य हिस्ट्री क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम सभी लोग सैयद वंश के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने पढ़ा कि तुगलक वंश के अंतिम शासक की मृत्यु हो गई और इसके बाद सैयद वंश प्रारंभ हुआ। तो तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हुई 1413 में। इसी के शासन काल में 1398 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था तैमूर लंग। इसने भारत पर आक्रमण किया और भारत के कई प्रांतों को जीता, दिल्ली को लूटा और छिन्न भिन्न किया। कुल मिलाकर भारत की जो आंतरिक स्थिति थी वो बहुत कमजोर थी और इसी का लाभ उठाकर इसने पूरे भारत में तबाही मचाई। लेकिन जब ये यहां से वापस गया तो वापस जाते समय इसने हमारे यहां एक व्यक्ति था जिसका नाम था खिज्र खां। इसको इसने लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर इन तीनों प्रदेश की सूबेदारी दी। क्योंकि जब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था तो उसके इस आक्रमण में खिज्र खां ने तैमूर लंग का बहुत ही साथ दिया। इसलिए इसके जाते ही इसने खिज्र खां को लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर की सूबेदारी दी। इसके बाद 1414 में खिज्र खां दिल्ली की गद्दी पर बैठा और सैयद वंश की स्थापना की। तो आज हम लोग सैयद वंश के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसका प्रथम राजा खिज्र खां है। खिज्र खां जब तक रहा बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था, तैमूर लंग के प्रति वफादार। जब तक ये यहाँ पर राजा रहा इसने तैमूर लंग के प्रति अपनी वफादारी निभाई। उसके बाद जब तैमूर लंग की मृत्यु हो गई तो उसके पुत्र जिसका नाम था शाहरुख के प्रति ये वफादार रहा। अर्थात इसने कहा कि भारत में मैं जब तक शासन करूंगा शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में करूंगा। मतलब यहाँ पर जो भी टैक्स वगैरह कलेक्ट होता था ये हमेशा शाहरुख को भेज दिया करता था। इसीलिए इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। सुल्तान की उपाधि ना धारण करने वाला एक और सुल्तान था, कुतुबुद्दीन ऐबक। पूरे सल्तनत काल में दो ऐसे राजा हुए, कुतुबुद्दीन ऐबक और खिज्र खां, जिन्होंने कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। खिज्र खां ने हमेशा शाहरुख के प्रति वफादारी से कार्य किया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरे जीवन मोहम्मद गोरी के प्रति वफादारी का कार्य किया और कभी सुल्तान का पद धारण नहीं किया। खिज्र खां ये प्रथम शिया वंश है, यानी जो इसके मुसलमान हैं ये अपने आप को शिया कहते थे। तो इसलिए कह सकते हैं कि सल्तनत काल का जो प्रथम ऐसा वंश है जो शिया वंश से रिलेटेड है। खिज्र खां अपने आप को अरब निवासी मानता था। इनका मानना था कि हम लोग अरब निवासी हैं और इनके ये जो थे ये अपने आप को मोहम्मद साहब के वंशज कहते थे। खिज्र खां अपने आप को मोहम्मद साहब का वंशज कहता था और ये अरब निवासी थे। और यह सत्य भी है कि ये अरब से भारत आए थे और आकर के बस गए थे। और जिस समय ये अरब भारत आए थे उस समय यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक का शासन था। इसका मतलब है कि जो खिज्र खां के जो पूर्वज थे वो फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में भारत आए हुए थे। इसने अपने पूरे जीवन में केवल एक ही उपाधि ग्रहण की थी जिसका नाम था रैयत ए आला।
रैयत आला नाम की एक उपाधि इसने ग्रहण की। इसके अलावा इसने कोई उपाधि ग्रहण नहीं की। इसी से ये काम अपना चलाता रहा। इसके पिता का नाम नासिरुल मुल्क मर्दान दौलत था। इसके पिता का जो नाम था वो आपको जान लेना है, नासिरुल मुल्क मर्दान दौलत। नासिरुल मुल्क मर्दान दौलत जो था, ये नासिरुद्दीन मोहम्मद जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था, कि यहाँ सूबेदार के रूप में कार्य करता था। तो इस प्रकार खिज्र खां की 1421 में मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद इसका पुत्र मुबारक शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा 1421 से 1434 तक। एक लाइन आपको याद करनी है जो कि मैं लिख रहा हूं, जिससे ये पूरा वंश आपको एक झटके में याद हो जाएगा। आप लिखेंगे, खिज्र भाई मुबारक हो, खिज्र भाई मुबारक हो, मोहम्मद को आलम हुआ है, मोहम्मद को आलम हुआ है। तो इसके बारे में आप देख लीजिए। खिज्र खां पहला राजा है, 1414 से 21, टाइम जरूर देखिए। दूसरा मुबारक शाह, टाइमिंग देखिए 1421 से 34। तीसरा मोहम्मद शाह, टाइम देखिए 1434 से 45। और चौथा राजा अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 51। तो ये एक हमने पूरी समरी आपको बनाकर दिखाई है। तो हम लोग खिज्र खां के बारे में पढ़ चुके हैं। खिज्र खां की 1421 में मृत्यु हो गई। इसके बाद दिल्ली की गद्दी पर मुबारक शाह बैठा। तो हम लोग मुबारक शाह के बारे में पढ़ेंगे। मुबारक शाह, टाइम एक बार फिर से देख लीजिए 1421 से 34। अगर इसके बारे में कहा जाए तो सैयद वंश का सबसे योग्य शासक, यानी योग्य शासक तो बहुत सारे हुए, लेकिन सैयद वंश में जितने भी राजा बैठेंगे सबसे योग्य शासक मुबारक शाह है। इसने एक नगर बसाया था मुबारकाबाद। मुबारकाबाद नगर की स्थापना की थी इसने। इसके समय में एक किताब लिखी गई थी, तारीखे मुबारक शाही। एक किताब लिखी गई थी, तारीखे मुबारक शाही, जिस लेखक का नाम था याहिया बिन सरहिंदी। याहिया बिन सरहिंदी, इसने एक पुस्तक लिखी थी जो मुबारक शाह के दरबार में रहता था। इस पुस्तक का नाम था तारीख मुबारक शाही। एक और पुस्तक है तारीख मुबारक शाही, लिखी गई है कुतुबुद्दीन ऐबक के समय पर, जिसको एक विद्वान है फक्र मुदब्बिर, उन्होंने लिखा है। तो वो ऐबक के समय पर लिखी गई और ये इनके समय पर लिखी गई। इसका एक वजीर था, जिस वजीर का नाम था सरवर उल मुल्क। सरवर उल मुल्क एक वजीर था इसका। इसने क्या किया, मुबारक शाह के विरुद्ध षड्यंत्र रचा और एक व्यक्ति था जिसका नाम था सिद्धपाल। इस व्यक्ति को इस षड्यंत्र में शामिल किया। और जब मुबारक शाह मुबारकाबाद नगर का निरीक्षण कर रहा था, उसी दौरान इसी सिद्धपाल ने मुबारक शाह की हत्या कर दी। इस प्रकार 1434 में मुबारक शाह की मृत्यु हो गई। मुबारक शाह की मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा 1434 में, जो कि
मुबारक शाह का दत्तक पुत्र था। मतलब मुबारक शाह के भाई का पुत्र था। लेकिन अब प्रॉब्लम यह आ रही है कि जब सरवर उल मुल्क ने मुबारक शाह की हत्या करा दी तो वो स्वयं सुल्तान क्यों नहीं बना? स्वयं सुल्तान इसलिए नहीं बना क्योंकि हर जगह परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। हो सकता हो समय यह परिस्थिति रही हो सरवर उल मुल्क की कि अगर वो सुल्तान बन जाता तो लोगों को यह शक हो जाता कि इसी ने मुबारक शाह की हत्या कराई। इसलिए इसने इसके जो दत्तक पुत्र मोहम्मद शाह को सुल्तान बनाया, जिससे खुश होकर के मोहम्मद शाह ने सरवर उल मुल्क को खाने जहां की उपाधि दी, खाने खाना की इसको उपाधि दी। और देगा भी क्यों नहीं, क्योंकि इसी ने इसको राजा बनाया है। मोहम्मद शाह खुश हो गया और इसको इसने खाने खाना की उपाधि दी और अपना वजीर बनाया। लेकिन कहते हैं कि हर व्यक्ति का कोई ना कोई फॉलोअर होता है, हर व्यक्ति के सभी दुश्मन नहीं होते और हर व्यक्ति के सभी मित्र नहीं होते। तो मुबारक शाह के मानने वाले भी कुछ लोग थे। एक व्यक्ति था कुव्वत उल मुल्क, जो मुबारक शाह का फॉलोअर था और उसको ये बात बहुत ही खराब लगती थी। इसने क्या किया, एक संगठन तैयार किया और इस संगठन में इसने मोहम्मद शाह को भी शामिल किया और इसने सरवर उल मुल्क की हत्या का एक संगठन तैयार किया। इसको वो हत्या कर देना चाहता था। मोहम्मद शाह ने इसका सपोर्ट किया। क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि ये भी सरवर उल मुल्क के हाथों गुड़िया राजा बनकर रहना पसंद नहीं करना चाहता था। इसी क्रम में मोहम्मद शाह ने सरवर उल मुल्क को एक किले में बुलाया। सरवर उल मुल्क को लगा कि मोहम्मद शाह आज बहुत खुश है और मुझे इनाम देगा। जैसे ही सरवर उल मुल्क उस किले में आया, तुरंत ही कुव्वत उल मुल्क ने मोहम्मद शाह के साथ मिलकर सरवर उल मुल्क की हत्या कर दी और मोहम्मद शाह ने कुव्वत उल मुल्क को वो अपना वजीर बना दिया। ये तो हो गई अंदर की बात। मोहम्मद शाह बहुत ही अयोग्य राजा था और आपको ये पता है कि कोई भी वंश हो, जब अयोग्य राजा गद्दी पर आसीन होता है तो उसके राज्य में विद्रोह होने लगते हैं। यही स्थिति इस समय भी हुई। इस समय दो विद्रोह के शुरू थे। एक जौनपुर, वही जौनपुर जिसकी स्थापना ख्वाजा जहां ने की थी। इस समय यहाँ का जो राजा था, सुल्तान जो था, वो इब्राहिम सरकी था। दूसरे एक क्षेत्र पड़ता था मालवा और मालवा के राजा थे महमूद खान। दिल्ली की कमजोरी का लाभ उठाकर इब्राहिम सरकी ने दिल्ली के पूर्वी भाग पर आक्रमण कर दिया। इधर मालवा के महमूद ने भी आक्रमण कर दिया। मोहम्मद शाह ने अपनी सेना इब्राहिम सरकी की सेना से युद्ध करने के लिए भेजी, लेकिन जब उसे पता चला कि दूसरी तरफ से मालवा का महमूद भी आ रहा है, इससे मोहम्मद शाह के हाथ पांव फूल गए और ऐसी स्थिति में इसने बहुत सोच विचार कर लाहौर और मुल्तान के उस समय एक सूबेदार थे जिनका नाम था बहलोल लोधी। इसने बहलोल लोधी को आमंत्रित किया। उसने कहा कि मेरी रक्षा करो। यह सुनकर बहलोल लोधी अपनी एक सेना लेकर, हालांकि इसके पास बहुत बड़ी सेना नहीं थी लेकिन एक मजबूत सेना थी, उसी मजबूत सेना के साथ इसने दिल्ली की ओर कूच किया। और जैसे ही ये बात मालवा के महमूद को पता चली, वो अपनी सेना लेकर वापस चला गया और बहलोल लोधी के आते ही जो सरकी जो थे वो भी जौनपुर वापस चले गए। इससे मोहम्मद शाह खुश हो गया और इसने बहलोल लोधी को अपना पुत्र कहकर संबोधित किया। इसने बहलोल लोधी को अपना पुत्र कहा। 1445 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। 1445 में जब मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई तो इसके बाद इसका पुत्र, जिसका नाम है अलाउद्दीन आलम शाह, ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन आलम शाह 1445 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ये बहुत ही अयोग्य नहीं, महा अयोग्य राजा था।
जैसे ही ये गद्दी पर बैठा, इसका एक वजीर था जिसका नाम था हमीद खां। इस हमीद खां से अलाउद्दीन आलम शाह का झगड़ा हो गया, जिससे अलाउद्दीन आलम शाह नाराज हो गया। और नाराज हो जाने के बाद इसने इसकी जो पत्नी थी, यानी जो इसके पत्नी के दो भाई थे, एक का नाम था सहना ए सहर और एक का नाम था अमीर कोहथे। सहना ए सहर और अमीर कोहथे, इसने अपनी पत्नी के दोनों भाइयों को दिल्ली का राज्य दे दिया। और इसने कहा मुझे अब सुल्तान नहीं बनना है और मैं जा रहा हूं बदायूं। और 1447 में यह दिल्ली छोड़कर बदायूं चला गया। सोचिए कितना अयोग्य राजा, मात्र वजीर के झगड़ा हो जाने से इसने दिल्ली छोड़ दिया और ये बदायूं चला गया। इधर सहना शहर और अमीर कोहथे ये दोनों सुल्तान बनने के लिए आपस में लड़ गए। ऐसी स्थिति में अमीर कोहथे ने सहना शहर की हत्या कर दी और जनता ने अमीर कोहथे की हत्या कर दी और इन दोनों की कहानी यहीं पर समाप्त हो गई। ऐसी स्थिति में जो बहलोल लोधी था वो पूरा नजारा देख रहा था कि इधर सहना शहर और अमीर कोहथे की हत्या हो गई है और सुल्तान बदायूं चला गया है। और इसी मौके का फायदा उठाकर बहलोल लोधी दिल्ली की तरफ आया और आते ही सबसे पहले इसने हमीद खां को ढूंढा। ये वही हमीद खां है जो आलम शाह का वजीर है और इसी के झगड़े के कारण सुल्तान बदायूं चला गया था। ठीक, इसने सबसे पहले हमीद खां को ढूंढा और इसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद बहलोल लोधी 1451 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और एक नया वंश लोधी वंश प्रारंभ हुआ। तो इसी के साथ हम लोग लोधी वंश के बारे में कल जानकारी ग्रहण करेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग वीडियो को पढ़कर तैयारी करते रहें, अच्छे नोट्स बनाते रहें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक